हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। साथियों मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैंने वन लाइनर सीरीज जूरिस्प्रूडेंस का ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डील करके रखा है जो कि आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, चाहे आप CUET का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, उसमें आपका जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों आज ये पार्ट सेकंड हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस का, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे MCQ क्वेश्चन का कि कौन कौन से MCQ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे। और साथियों जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे, साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको देखेंगे। साथियों सेशन को बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लेकर के आ रहे हैं ये जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है, और जूरिस्प्रूडेंस के एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे और आपको दिखाते हुए भी चलेंगे कि ये किस एग्जामिनेशन में पूछा है। अगर इस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है तो जाहिर सी बात है हमारे LLM के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए कर रहा है पहला क्वेश्चन, और ये किस चीज़ से डील कर रहा है, ये विधिक सिद्धांतों एवं विधि शास्त्र संबंधी धारणाओं से डील कर रहा है। जो मैंने कल वन लाइनर कराया था उसी वन लाइनर के साथ ये डील कर रहा है। आप कल वॉच किए होंगे वीडियो, आप उसी से कोरिलेट करके देखिएगा कि क्या जो मैंने वाकई में आपको बताया था उससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं फर्जी आया और आपको बता करके चला गया। आपको क्रॉस चेक भी करना है इसी MCQ से। जब आप इस MCQ के साथ किसी भी चीज़ को क्रॉस चेक करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी और आप चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवीय चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो साथियों कल भी मैंने आपको बताया था अपने वन लाइनर सीरीज में कि ये बात अल्पियन महोदय के द्वारा कहा गया था, और अल्पियन महोदय का क्वेश्चन भी आप आ गया। आप देख सकते हैं कि किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको डिटेल में अगर हम एनालिसिस करते हुए चलते हैं तो कह रहा है अल्पियन की यह परिभाषा विधि शास्त्र की आदर्शवादी परिभाषा की श्रेणी में मानी जाती है। किसकी श्रेणी में मानी जाती है साथियों? तो जो आदर्शवादी परिभाषा होती है उसी परिभाषा के श्रेणी में इसको माना जाता है जो अल्पियन महोदय का कहा हुआ है। अल्पियन की परिभाषा को दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम भाग में समाज के लोगों के संबंधों को निर्धारण करने वाले दैवीय या मानवीय स्रोतों के आधार पर स्रोतों के द्वारा प्राप्त विधियों का अध्ययन अपेक्षित है, और द्वितीय भाग में विधि शास्त्र के ऐसे विज्ञान माना गया है जिसके द्वारा न्याय को अन्याय से अलग किया जा सके। इसमें क्या किया जा सकता है? जो न्याय होता है उसको अन्याय से अलग किया जा सकता है। इसी के आधार पर दोनों तरीके से इसको क्या किया गया है, दो तरीके से बांटा गया है। तो आप लोगों ने देख लिया विधि शास्त्र के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि विधि शास्त्र दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान है। ये बात कौन कह रहा है कि दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान है? तो साथियों ये भी बात अल्पियन महोदय का ही किया जा रहा है, और अल्पियन महोदय ही कही कर रहे हैं। ज्ञान अल्पियन का सही और गलत का विज्ञान है, इन्हीं के द्वारा कहा गया है ये सही और गलत का विज्ञान है। और आप देख भी सकते हैं किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, किसने कहा है विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? ये आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्रश्न है कि किसने कहा है विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, उसको नेत्र के रूप में किसने बताया है? तो साथियों ये बताने वाले जो हैं विधि शास्त्र जो है विधि का नेत्र है, ये लास्की महोदय हैं, और इसी लास्की महोदय के द्वारा ये बताया गया है कि जो जूरिस्प्रूडेंस होता है ये उसका नेत्र होता है, ये उसका आई होता है। जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को डील करेंगे तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आता है। लास्की के अनुसार विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। ये किसने कहा है? ये लास्की के द्वारा कहा जाता है, जिसके आधार पर हम विभिन्न विधियों को समझ सकते हैं तथा यह विज्ञान है उसकी कसौटी पर हम विधियों को परख सकते हैं और उन पर अनुसंधान भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए यहीं पे मिल रहा है, तो आपने इसको भी ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका आ रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? तो कौन ऐसा है जो कि एक व्यवस्था नियमों के रूप में देखता है? तो साथियों ये HLA हार्ट साहब हैं, और ये जूरिस्प्रूडेंस को क्या देखते हैं? एक नियम और एक व्यवस्था के रूप में ये देखते हैं। कह रहा है HLA हार्ट विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। हार्ट विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये तो विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है। हार्ट ने ऑस्टिन से अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चयात्मक विधि को न्याय तथा नैतिकता से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा था साथियों? तो ये बात HLA हार्ट साहब के द्वारा
कहा जाता है। अब नेक्स्ट सेशन में इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए साथियों क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जा रहा है और इसमें क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं साथियों। ये कह रहा है कि विधि दर्शन है, कैटेगोरिकल इम्पैक्ट सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है साथियों? तो इमैनुअल कांट साहब के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। और आप देख सकते हैं किस किस एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे डील करते हैं तो कह रहा है जर्मन विधिशास्त्र एवं दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा विधि दर्शन में कैटेगोरियल इंपरेटिव निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा साथियों? तो इमैनुअल कांट साहब के द्वारा इस प्रकार का प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसने विधिशास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता कहा है? तो साथियों आप सभी को पता है कि मैंने कल अपने वन लाइनर सीरीज में ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कई बार डील कराया, जो कि जूलियस स्टोन साहब हैं। और इसी जूलियस स्टोन साहब के द्वारा क्या कहा गया? लॉयर एक्स्ट्रावर्जन नामक एक किताब लिखी गई थी और इसी के बारे में ये बात करते हैं। जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को डील करेंगे तो आपको और भी बातें समझ में आएंगी। कह रहा है कि प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने अपनी पुस्तक लीगल सिस्टम एंड लायर्स रीजनिंग और द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ में विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता अभिव्यक्त बहिर्मुखरता लॉयर एक्स्ट्रावर्जन कहा है। ये किसके द्वारा कहा गया साथियों? तो ये जूलियस स्टोन महोदय साहब के द्वारा कहा गया है। किसको? अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता के बारे में उन्हीं के द्वारा बताया गया। ये टर्म और ये फैक्ट आपको लर्न करके अपने दिमाग में रखना है और देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पूछा है। इसका आशय यह है कि अधिवक्तागण वर्तमान ज्ञान के स्रोत के आधार पर विधि की अवधारणाओं, पद्धतियों, आदर्शों का जो परीक्षण करते हैं इसे ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जाता है। जो भी वो अधिवक्ता करते हैं इसी को विधि शास्त्र का विषय वस्तु कहा जाता है। आगे देखिए कर रहा है प्रोफेसर स्टोन ने विधि शास्त्र की विषय वस्तु को सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, क्रियात्मक विधि शास्त्र और न्याय के सिद्धांत के रूप में इसको विभाजित करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यह किसका अवलोकन है कि विधि शास्त्र विधिवेताओं का बाह्यदर्शिता है? ये किसके द्वारा बताया गया है साथियों? तो ये स्टोन महोदय के द्वारा ये बातें आपको बता करके रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उनकी कला के लिए कच्चे माल हैं। मीन्स कि जो वकीलों का कार्य होता है वो उनकी शब्दों से हैं। मीन्स कि वकील क्या करता है? अपने शब्दों को ही, अपने बात को ही वो बताता है ना कोर्ट ऑफ लॉ में। वो जा करके और कोई काम तो करता नहीं है। ये उनके लिए कला का, ये उनके लिए कच्चे माल का काम करता है। और ये बात किसके द्वारा कही जा रही है साथियों? तो ये जूलियस स्टोन महोदय साहब के द्वारा ये बात कही जाती है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है प्रसिद्ध विधि शास्त्री प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने कहा है कि वकीलों का कार्य शब्दों से है। किसके द्वारा है? तो वकीलों का कार्य जो होता है वो शब्दों से है। ये उनकी कला के लिए कच्चे माल की तरह पे होते हैं। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो ये जूलियस स्टोन महोदय साहब के द्वारा कहा जा रहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ नामक में कहा है कि विधि शास्त्र विधिवेताओं का बाह्यदर्शिता के अंतर्गत में ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जूलियस स्टोन साहब के द्वारा है ये पुस्तक लिखी गई है। और ये वन लाइनर सीरीज में मैंने आपको ऑलरेडी डील करा रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विधि अनिश्चित है और विधि का निश्चित एक विधिक कपोत कल्पना है। यह कथन किसका है साथियों? तो ये कथन जो है जोरेम फ्रैंक साहब का है और जोरेम फ्रैंक साहब के द्वारा ये बातें कही गई है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है उपर्युक्त कथन विधि अनिश्चित है। जो उपर्युक्त कथन किया जा रहा है वो कह रहा है विधि जो है वो अनिश्चित है और विधि की निश्चित एक विधिक कपोत कल्पना है। जोरेम फ्रैंक साहब का कहना है कि ये अमेरिकन यथार्थवादी थे। जोरेम फ्रैंक साहब एक अमेरिकन यथार्थवादी थे। मीन्स रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ से, रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से ये डील करते थे। इनकी 2 पुस्तकें हैं, लॉ एंड द मास्टरमाइंड एंड कोर्ट्स ऑन द ट्रायल। ये इनकी 2 प्रकार की ये पुस्तकों के इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? तो जोरेम फ्रैंक साहब के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कह रहा है विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। ये कथन किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो ये साथियों ये कथन एलन महोदय के द्वारा कहा जा रहा है। आप एक्सप्लेनेशन को डील करिए। तो एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत कह रहा है उपर्युक्त कथन विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्र एलन का है। ये किसका है? जो विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो विधि शास्त्र हैं एलन महोदय हैं, इन्हीं का है। एलन अपनी किताब लीगल ड्यूटी में विधि शास्त्र को विधि के मूल सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण इनके द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया साथियों? तो एलन महोदय के द्वारा इस प्रकार का कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में
कर है विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। निम्नलिखित कथन किसका है? तो साथियों ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन इस प्रकार का जो भी कथन है ये सीके एलन साहब के द्वारा कहा गया है और सीके एलन साहब इसको मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण के रूप में इसको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विधि से अभिप्राय है। विधि से अभिप्राय क्या है? राज्य के संपूर्ण विधि विधान से ही अभिप्राय होता है। लॉ कहाँ अप्लाई किया जाता है साथियों? तो लॉ जो भी अप्लाई किया जाता है राज्य की संपूर्ण विधि विधान में ही अप्लाई किया जाता है। राज्य जो कहता है वो हम कहते हैं। राज्य कहता है कि नहीं ये गलत है तो हम भी कहते हैं ये गलत है। राज्य कहता है कि नहीं ये सही है तो हम भी कहते हैं ये सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, विधि से अभिप्राय राज्य के संपूर्ण विधि विधान से होता है। यह किसी विशिष्ट कानून तक सीमित नहीं होता है। ये मीन्स कि ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ तक ये क्या होता है, ये सीमित होता है। वस्तुतः विधि के अंतर्गत स्वयं प्रत्यक्ष विधि और विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, कोई आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा इत्यादि सम्मिलित माने जाते हैं। किसके अंतर्गत माने जाते हैं साथियों? तो ये सभी के सभी विधि के अंतर्गत माने जाते हैं। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 13 पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, आर्टिकल नंबर 12 आप पढ़ते होंगे, आर्टिकल नंबर 13 पढ़ते होंगे, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होकर के आपके सामने नजर आ जाती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा गया है? जो सामाजिक संविदा होता है इसके प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो साथियों इसके प्रतिपादक जो होते हैं वो ग्रोसियस महोदय हैं और ग्रोसियस महोदय को इसका प्रतिपादक, इसका फादर, इसका प्रोपाउंडर माना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता हॉलैंड के विधिवेत्ता ह्यूगो ग्रोसियस ने राज्य एवं जनता के बीच बढ़ते हुए विरोध को शांत करने के लिए सामाजिक सिद्धांत मीन्स की सामाजिक सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। कब किया था साथियों? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहली बार इन्होंने ही प्रतिपादन किया। हॉब्स लॉ तथा रूसो ने इसमें सामाजिक संविदा, सामाजिक सिद्धांत का विस्तृत विवेचना किया। इन तीनों लोगों के द्वारा सामाजिक सिद्धांत का विवेचना किया गया। किसके द्वारा? तो हॉब्स साहब के द्वारा, लॉक साहब के द्वारा और रूसो साहब के द्वारा। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिका में भी सामाजिक संविदा के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे? आप एनालिसिस करते हुए चलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राजनीति समाज का आधार होता है। जो राजनीति होता है, जो राजनीति की जाती है, ये क्या होता है? एक प्रकार से समाज का आधार होता है, सामाजिक संविदा है। यह कथन किसका है? तो ये साथियों ये जो कथन किया जा रहा है ये ग्रोसियस महोदय का कथन है और इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक तथा लॉक ये तीनों सामाजिक, ग्रोसियस जो हैं, हॉब्स, लॉक तथा रूसो ये तीनों ही सामाजिक संविदा से अपने विचारों में रखता है। किंतु इन तीनों में ग्रोसियस 1583 से लेकर के 1645 में सर्वप्रथम सामाजिक संविदा पर अपना सिद्धांत इन्होंने खड़ा किया था। सामाजिक सिद्धांत पे इन्होंने अपना विचार दिया था। संक्षेप में उनका विचार यह है कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। जो राजनीतिक समाज का आधार होता है ये क्या होता है? कहीं ना कहीं सामाजिक आधार होता है। जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं रहेगा तब तक हम राजनीति को भी मजबूत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नैसर्गिक विधि मीन्स की नैसर्गिक विधि का मतलब होता है नेचुरल लॉ की बात करता है कि नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। किसके द्वारा प्रकट हुआ था? कि यूनानी ग्रीक विचारधाराओं में ये विचार को सबसे पहली बार प्रकट किया गया था जब नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस की हम बात करते हैं। और आप यहाँ पे एनालिसिस करिए कि किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कर रहा है कि यूनानी ग्रीक विचारधारा ने सर्वप्रथम नैसर्गिक विधि का विचार प्रकट किया। किस चीज़ का विचार प्रकट किया साथियों? तो नैसर्गिक विधि का विचार इन्होंने प्रकट किया। 19वीं सदी में अमेरिका तथा ब्रिटिश विधि शास्त्रियों में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों का इन्होंने क्या किया था? एक पुरजोर समर्थन किया था और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी। तो कहाँ रखी गई थी? किसके द्वारा रखी गई थी साथियों? तो ये रखी गई थी हेराक्लिटस के द्वारा। अब एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है नैसर्गिक विधि के सिद्धांत का दर्शन यूनानी ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में पाया जाता है। किसके विचारों में पाया जाता है? तो हेराक्लिटस महोदय जो साहब थे इन्हीं के विचारों में ये पाया जाता है। उन्होंने प्रकृति को 3 लक्षणों, सांसारिक नियम जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, व्यवस्था ऑर्डर कहते हैं, और विवेक रीजन को बताया है। हेराक्लिटस का नाम माना जाता है कि प्रकृति के वस्तुओं में पारस्परिक संबंध है तथा उसमें पारस्परिक सामंजस्य की व्यवस्था भी आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ जाता है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर बी मार्क किया जाएगा। प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत यहाँ पे
कह रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। समयक प्रक्रिया का सिद्धांत, जो समयक प्रक्रिया का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं, वही कह रहा है कि इसका सिद्धांत पक्षपात का सिद्धांत एवं युक्तियुक्तता का सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित सिद्धांत माना जाता है। नैसर्गिक विधि की विचारधारा पक्षपात न करने पर जोर देता है। ये किस पे जोर देता है साथियों? कि आप किसी के लिए बायस ना हो, किसी के पक्ष में आप न बोले, पक्षपात न करने पर जोर देता है। जबकि प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत नैसर्गिक विधि से संबंधित सिद्धांत नहीं है, ये उससे संबंधित सिद्धांत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्री प्राकृतिक नैसर्गिक विधि से संबंधित नहीं है? तो साथियों यहाँ पे केल्सन महोदय की बात आती है और केल्सन महोदय इससे संबंधित नहीं है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है केल्सन को विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा का आधुनिक विधिशास्त्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तो इनको आधुनिक विधिशास्त्री कहा जाता है। केल्सन तथा उसके अनुयायियों को सामूहिक रूप से विधिशास्त्र की वियना शाखा के नाम से संबोधित किया जाता है। किस शाखा के नाम से? तो वियना एक शाखा था, उसी वियना शाखा के नाम से इनको एक रिस्पेक्ट में इसको संबोधन किया जाता है। केल्सन के विधि का विशुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या किया? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में इन्होंने प्रोपाउंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डील करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्र नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? इसमें किसको विरोधी माना गया? तो जो जेरमी बेंथम थे, इन्हीं को इसका विरोधी माना गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है इमैनुअल कांट, स्टेमलर तथा जॉन रॉल्स, ये तीनों नैसर्गिक विधि के विधिशास्त्री हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये कहीं ना कहीं नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस के विधिशास्त्री माने जाते हैं। जबकि जेरमी बेंथम विश्लेषणात्मक शाखा के विचारक हैं तथा ये भी ऑस्टिन की ही बाती प्राकृतिक विधि सिद्धांत के आलोचक माने जाते हैं। तो आप लोग जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको बस आप ऑब्जर्व करते हुए चलिए। आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है और इसी प्रकार के आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, एज यूजुअल ही मिलेगा, इससे बिल्कुल अलग आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो साथियों इसके जन्मदाता सुकरात महोदय को माना जाता है और ये सुकरात महोदय की ही बात कर रहा है। अब देखिए इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है कि प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दार्शनिक की आधारशिला हेराक्लिटस ने 500वीं ईसा पूर्व में रख दी थी। किसके द्वारा? तो हेराक्लिटस महोदय जो थे, इनके द्वारा 500 ईसा पूर्व पहले ही रख दिया था। सोफोक्लिस और हेराक्लिटस के विचारों को अपनाकर यूनानी दार्शनिकों को धर्म से अलग किया गया। सुकरात 469 से लेकर के 395 ईसा पूर्व, जबकि सफिस्ट के विचार में अपनाया तथा उसके सुधार किया। प्लेटो 427 से लेकर के 347 ईसा पूर्व में सुकरात के विचारों को चार वार्तालापों में वर्णित किया। अरस्तु 384 से लेकर के 322 ईसा पूर्व में आते हैं। ये फैक्ट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जानिए कि प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानिक दर्शन के जन्मदाता सुकरात महोदय को माना जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांतों से संबंधित है? तो साथियों अगर प्राचीनतम सिद्धांत से देखेंगे तो सुकरात महोदय का ही नाम आता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुकरात महोदय को भी पढ़ा है। इनके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि प्रकृति या नैसर्गिक विचारधारा के प्राचीन सिद्धांतों के अनुयायियों में सुकरात अग्रगण्य है। सुकरात महोदय जो हैं वो सबसे पहले आते हैं। सुकरात का विचार था कि राज्य की विधि का अनुपालन प्राकृतिक विधि का आदेश है, फिर भी मनुष्य के अंतर्गत फिर भी मनुष्य के अंतर्दर्शन के प्रकाश में उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? साथियों जब यहाँ पे नाम ही संत अगस्टाइन महोदय के द्वारा कहा जा रहा है, तो जो धार्मिक चरित्र किसके द्वारा दिया जा सकता है? किसी भी न किसी संत के द्वारा ही दिया जा सकता है, और यही संत अगस्टाइन महोदय के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि संत अगस्टाइन के अनुसार नैसर्गिक प्रकृति विधि मनुष्य पर लागू किए जाने वाले ईश्वरीय आदेश हैं। ये क्या है? एक प्रकार के गॉड के ही आदेश माने जाते हैं। नैसर्गिक विधि दैवीय विधि, डिवाइन विधि तथा एक अलिखित विधि है। यह विवेक की विधि मानी जाती है। जो कौन सी विधि मानी जाती है? जो नैसर्गिक विधि होती है, जो नेचुरल लॉ होती है, ये विवेक की विधि मानी जाती है, जो तामपत्रों या स्तंभों पर अंकित नहीं है। इसको कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। ये नेचुरल जस्टिस के तौर पर काम करता है, बल्कि यह नैतिक युक्ति विवेक है। जिसमें
समस्त विश्व अनुशासित होता रहता है। किसी से? नेचुरल लॉजिस्ट से। और ये बात किसके द्वारा बताया गया? तो साथियों ये संत अगस्टाइन महोदय के द्वारा ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अंधकार युग, जिसको हम लोग डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवेचन दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? तो ये भी संत अगस्टाइन महोदय के द्वारा ही दिया गया था। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है प्राचीन सभ्यता के लोप के बाद अंधकार युग डार्क एज में संत अगस्टाइन ने एम्ब्रोस तथा ग्रोसियस आदि ईसाई पादरियों ने नैसर्गिक विधि को एक नया निर्वचन दिया था। क्या दिया था? एक नया निर्वचन इनके द्वारा दिया गया था। इन विचारकों ने ईश्वर को प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत माना है। क्या माना है साथियों? तो प्राकृतिक विधि का इसको मूल स्रोत के रूप में इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो कह रहा है कि प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज में रहने वाले उनकी आंतरिक आवश्यकताओं पर आधारित है। किस पे आधारित है? उनकी आंतरिक आवश्यकताओं पर ये आधारित है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये ह्यूगो ग्रोसियस महोदय साहब है, और उसी ह्यूगो ग्रोसियस महोदय के साहब के द्वारा ये बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। जब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डील करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में और अच्छे तरह से समझ में आएगा। ग्रोसियस का विचार था कि राज्य द्वारा निर्मित विधियों के अतिरिक्त भी मनुष्य अपनी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ नियम की संकल्पना मीन्स की अभिलाषा करता है, जिसको प्राकृतिक विधि आधार प्रदान की जाती है। प्राकृतिक विधि की ही बात की जाती है, मीन्स की नेचुरल जस्टिस की ही बात की जाती है, प्राकृतिक न्याय की ही बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के उद्धार के लिए श्रेय दिया जाता है। तो ये श्रेय किसको दिया जाता है? तो साथियों ये जो श्रेय दिया जाता है ये स्टेमलर महोदय को ये इस प्रकार का श्रेय दिया जाता है। ग्रोसियस 1583 से लेकर के 1643 ईस्वी तक। लॉक साहब का अगर हम पीरियड बताएं तो 1632 से 1704 ईस्वी तक। अगर हाफ्स साहब का हम बताएं तो 1588 से लेकर के 1679 ईस्वी तक। और स्टेमलर को बताएं तो 1859 से लेकर के 1938 ईस्वी तक ये रहे। अतः यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, अतः स्टेमलर ही उपर्युक्त उत्तर होंगे, क्योंकि वे ही एकमात्र 19वीं शताब्दी में आए हैं। और 19वीं शताब्दी में स्टेमलर महोदय को आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये 1859 से लेकर के 1938 तक ये देखने के लिए मिल रहे हैं। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विधि नहीं है। अब किसको प्राकृतिक विधि के रूप में नहीं माना जाता है? तो साथियों जो सजीव विधि होता है इसी को प्राकृतिक के रूप में नहीं माना जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप डील करिए। एक्सप्लेनेशन से आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि प्राकृतिक विधि के आधार जो नेचुरल लॉ होता है इसका आधार स्रोत भिन्न भिन्न होता है। मीन्स कि सभी का एक आधार स्रोत कभी हो ही नहीं सकता, भिन्न भिन्न होता है। कारण यह है कि विधि विचारकों में इसके अनेक नाम दिए गए। इसके लिए अनेकों नाम यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। प्राकृतिक विधि को ईश्वरीय प्रदत्त मानने वाले विधिशास्त्रियों ने इसे दैवीय विधि, इसे डिवाइन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों के द्वारा इसको डिवाइन लॉ की संज्ञा दी जाती है, जबकि इसमें सर्वलौकिक स्वरूप के कारण कुछ विद्वानों ने इसे सर्वलौकिक विधि, यूनिवर्सल लॉ, और अनेक विधिशास्त्रियों ने इसे नैतिक विधि मीन्स की मोरल लॉ या विवेकशील विधि के नाम से भी संबोधित किया है। अतः कुछ अन्य इसे प्राकृतिक विधि, लॉ ऑफ नेचर, शाश्वत विधि एवं मानवता की विधि कहना उचित समझते हैं, क्योंकि यह मानव की नैसर्गिक शक्ति की उपज मानी जाती है और इसको लिविंग लॉ के अंतर्गत भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों का पुनर्जीवन के लिए श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये साथियों श्रेय स्टेमलर महोदय को दिया जाता है। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी करते हुए चलेंगे। एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में करा 19वीं सदी के अंतिम चरण में 20वीं सदी के प्रारंभ में प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ थ्योरी के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का श्रेय स्टेमलर महोदय को दिया जाता है। उन्होंने प्राकृतिक विधि को मानव की संकल्पना शक्ति मीन्स की वायलेशन निरूपित किया है। प्राकृतिक विधि में पुनर्जीवन प्रदान करने में डेल वेकियो, गेनी लीफर, फुलर आदि का भी नाम यहाँ पे उल्लेखनीय योगदान करता है। अगर हम जॉन लॉक की बात करते हैं तो 1632 से लेकर के 1704 ईस्वी में 18वीं सदी के प्राकृतिक विधि के विचारक इन्हीं को माना जाता है। किसको? जॉन लॉक साहब को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती है। किसके रूप में? अब निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती, अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। यह प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। यह विचार विशेष रूप से किसके द्वारा संबंधित है? तो ये साथियों ये स्टेमलर महोदय हैं और उसी स्टेमलर महोदय के द्वारा ये बात संबंधित है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि विधिशास्त्री स्टेमलर यह विचार रखते हैं कि
प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ होती है। किसके साथ होती है? तो जो परिवर्तनीय अंतर्वस्तु होती है उसी के साथ होती है। अपनी महत्वपूर्ण कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है टेकिंग राइट सीरियसली पुस्तक के लेखक कौन है? तो टेकिंग राइट सीरियसली पुस्तक के लेखक साथियों डार्किन महोदय, और इसी डार्किन महोदय के द्वारा ये बातें बताई जाती हैं। कहा जा रहा है टेकिंग राइट सीरियसली रोनाल्ड डार्किन द्वारा कानून के दर्शन के बारे में वर्ष 1977 में लिखी पुस्तक है। इसमें न्यायिक विवेक, संवैधानिक व्याख्या और वैधायिक नैतिकता पर हार्ट डेल्विकियो की महत्वपूर्ण चर्चा डिबेट को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, इसीलिए साथियों मैं जूरिस्प्रूडेंस आपके लिए करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है? तो नैसर्गिक विधि का आलोचक किसको माना जाता है साथियों? तो बेंथम महोदय को यहाँ पे नैसर्गिक विधि का आलोचक माना जाता है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है बेंथम नैसर्गिक विधि के आलोचक तथा विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्री हैं। एक के आलोचक हैं तो एक के वो विधि शास्त्री हैं, जबकि संत अगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास और अरस्तु नैसर्गिक विचारधारा के विधि शास्त्री हैं। जाहिर सी बात है जो संत लोग हैं वो किस पे फोकस करते हैं? वो नेचुरल पे फोकस करते हैं और वो नेचर पे क्या करते हैं? डिपेंड माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है साथियों? तो एक क्राइपक बनाम भारत संघ के मामले में ये आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि एक क्राइपक बनाम भारत संघ के वाद के अनुसार नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना अथवा उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करके न्याय की हत्या को रोकना है। यहाँ पे न्याय की हत्या को रोकने की बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है साथियों? तो ये कथन जो कहा गया है ये लॉर्ड लायड एंड हैम्पटन स्टीट के द्वारा कहा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। प्राकृतिक विधि का सिद्धांत न्याय प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन होता है। जो प्राकृतिक विधि होता है, जो लॉ ऑफ नेचुरल होता है, जिसको हम लोग नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ साधन होता है क्या करने के लिए? न्याय प्रदान करने के लिए। यह मानवता वही विधि है, यह मानवता की विधि इसको माना जाता है। जो जूरिस्प्रूडेंस की विधि होती है इसको मानवता की विधि के रूप में माना जाता है। उपरोक्त कथन ब्रिटिश विधिशास्त्री लॉर्ड लायड ऑफ हैम्पटन स्टीट के द्वारा ये बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 34 को हम डील करते हैं। 34 में कह रहा है कि दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री थे। तो दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्रियों हीगल महोदय थे और इसी हीगल महोदय के द्वारा ये बातें कही गई हैं। एक्सप्लेनेशन इसका डी देखिए, आंसर इसका डी होगा। एक्सप्लेनेशन को देखिए, कर रहा है हीगल विधिशास्त्र की दार्शनिक विचारधारा तथा ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री थे। सर हेनरी मैन ऐतिहासिक शाखा के विचारधारा है। मैक्स वेबर तथा हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्रीय शाखा विचारधारा के विधिशास्त्री माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित विधिशास्त्रियों की शाखाओं में से किसने स्टोइक दर्शन में अपनी अभिव्यक्ति पाई है? तो किसने पाई है? तो नैसर्गिक विधि शाखा ने इसमें अपनी स्टोइक दर्शन को प्राप्त किया। एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है स्टोइक विचारधारा के प्रवर्तक जीनो को माना जाता है। किसको माना जाता है साथियों? जो जीनो महोदय हैं इसको स्टोइक विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। स्टोइक ने संपूर्ण विश्व में व्याप्त विवेक के सार्वभौमिक तत्वों को विधि और न्याय के आधार माना है। सारा विश्व युक्ति से शासित होता है। जो भी विश्व होता है ये किससे शासित होता है साथियों? तो ये युक्ति से शासित होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो कहता है व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए। व्यक्ति जो भी होता है उसको राज्य की विधि माननी ही चाहिए, क्योंकि राज्य ही हमारे ऊपर क्या करता है? हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है, हमारे ऊपर पनिशमेंट देता है, हमको हर एक चीज़ के लिए सावधान करता है। यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। ये बात किसके द्वारा कही जाती है? तो साथियों ये सुकरात महोदय के द्वारा ये बात कही जाती है कि जो राज्य हमको विधि बना करके देता है उस राज्य की विधि को हमको मानना ही मानना चाहिए। अगर हमें उस देश की, अगर उस राज्य की हमें विधि नहीं समझ में आती है, अगर हमें अच्छी नहीं लगती तो हमें किसी दूसरे राज्य में चले जाना चाहिए, किसी दूसरे देश में चले जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है सुकरात ने राज्य की विधि तथा व्यक्तियों के संबंध का विवेचन करते हुए कहा है कि व्यक्तियों को राज्य की विधि माननी ही चाहिए। जो व्यक्ति होता है उसको राज्य की विधि माननी ही चाहिए। यदि उसने किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती है तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। सुकरात विधिशास्त्र की प्राकृतिक शाखा के विधिशास्त्री थे। किसके शाखा के विधिशास्त्री थे? तो ये सुकरात प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ये क्या थे? एक जूरिस्ट थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि के विचारधारा के प्राचीन सिद्धांतों से संबंधित है। तो साथियों ये कौन था, तो ये सुकरात महोदय ही थे और सुकरात महोदय के बारे में ही हम बात कर रहे थे। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है एक्विनास प्राकृतिक विधि की विचारधारा के मध्यकालीन विधि शास्त्री हैं, तो ग्रोसियस पुनर्जागरण काल के तथा कोहलर 20वीं शताब्दी के विधि शास्त्री हैं। सबसे प्राचीन सुकरात महोदय ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है। विधि के जो होता है वो मनोभाव से तर्क मुक्त एक तर्क होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया, तो ये साथियों अरस्तु महोदय के द्वारा कही गई है। ये बातें अरस्तु ने स्पष्ट किया है कि किसी एक व्यक्ति ने शासन से विधि के शासन श्रेयस्कर है। विधि शासन से तात्पर्य केवल ईश्वर और युक्ति विवेक का शासन है। इसलिए अरस्तु ने विधि को परिभाषा देते हुए कहा है कि विधि सभी प्रकार के भाववेगों से मुक्त विधि है। अरस्तु ने उच्च विधि के रूप में प्राकृतिक विधि की व्याख्या की, जिसका मूल आधार न्याय है। जिसका क्या मूल आधार क्या माना जाता है, तो न्याय, जस्टिस इसका मूल आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। मानवाधिकार की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया है। तो इसको किस शाखा के द्वारा जन्म दिया गया साथियों, तो ये जो नैसर्गिक विधि शाखा होता है, जिसको नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा इसको क्या दिया गया, इसकी उत्पत्ति की गई है, इसी के द्वारा इसका जन्म दिया गया। एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं। तो प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि शाखा का उदय प्राचीन यूनानी में हुआ। यह शाखा विधि के प्राकृतिक या ईश्वर की उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति मानी जाती है साथियों, तो ये ईश्वर की उत्पत्ति मानी जाती है। चूंकि प्रकृति ने इसे सभी को एक समान तथा बराबर स्थान दिया है, अतः यह मानती है कि सभी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के समान एवं स्वतंत्र पैदा हुए हैं और समान और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कह रहा है परिवर्तित अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि की प्रवर्तन कौन करता है। तो किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो ये स्टेमलर महोदय हैं और इसी स्टेमलर महोदय के द्वारा किया जाता है। एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में स्टेमलर, डेलवेकियो, गेनीलीफर, कोहलर विधिशास्त्रियों ने प्राचीन प्राकृतिक विचारधारा का पुनरुद्धार किया। इन्हीं लोगों के द्वारा प्राकृतिक विचारधारा का पुनरुद्धार किया गया। स्टेमलर का मत है कि कोई भी आदर्श एब्सोल्यूट नहीं होता है। कोई भी जो आदर्श होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो समय तथा समय अनुसार परिवर्तित होता है। स्टेमलर को परिवर्तित अंतर्वस्तु की नैसर्गिक नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट का प्रवर्तन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है स्टेमलर ने विधि को 2 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया था, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि स्टेमलर ने 2 भागों, पहला विधि के विचार तथा दूसरा विधि की संकल्पना में विधि को विभाजित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में विधि को अपवाद रहित सार्वभौमिक बंधनकारी इच्छा निरूपित करते हुए 20वीं सदी में प्राकृतिक विधि सिद्धांत का पुनरुद्धार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। 42 में कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित विधि शास्त्रियों के परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट के सिद्धांत का प्रवर्तन माना जाता है। तो कब माना जाता है, किसको माना जाता है, तो ये स्टेमलर महोदय को माना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट के सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेमलर ने किया है, स्टेमलर महोदय के द्वारा किया गया। 20वीं सदी को प्राकृतिक विधि के पुनरुद्धार का काल कहा जाता है। इसी समय के विचारकों में प्रमुख रूप से डेलवेकियो, गेनीलीफर और फुलर, स्टेमलर आदि लोग शामिल हुए माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विधिवेताओं में से किसके विधि सिद्धांतों को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि का नाम दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है साथियों, तो आर स्टेमलर महोदय साहब हैं। इसी आर स्टेमलर महोदय साहब को ये नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में यह बात की प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचारित किया गया है। तो ये किसके द्वारा, सिसिरो महोदय हैं और उसी सिसिरो महोदय के द्वारा इस प्रकार का विचार प्रचारित किया जाता है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सिसिरो के अनुसार प्राकृतिक विधि एक सही विधि होती है, जो नेचुरल लॉ ही होती है, यही हमारी एक सही विधि होती है। सही विवेक प्रकृति से सहमत होते हुए सभी व्यक्तियों में यह प्रवर्तित, अपरिवर्तनशील तथा निरंतर है। इसी विधि में परिवर्तन कर देना किंचित मात्र भी स्वीकार नहीं है, और न तो इससे विचलित होना और न ही इसका निरसन करना किसी भी प्रकार से मान्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। तो कह रहा है विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये साथियों ये कथन सिसिरो महोदय के द्वारा ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है सही प्रमाणवादी विधि
एक न्यायोचित विधि के प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तनशील है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन साथियों रूसो महोदय के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। किसने प्रमाणवादी की आधुनिक अर्थ में नींव रखी है? तो ये किसके द्वारा रखा गया साथियों? तो ये बेंथम महोदय के द्वारा इस प्रकार का रखा गया। एक्सप्लेनेशन को देखिए, बेंथम के अनुसार विधि और नैतिकता में भिन्नताएं विद्यमान होती हैं। विधि का आधार तर्क होता है, साक्ष्य और परिवर्तन और परीक्षण होता है। इसके परिवर्तित आदर्श नैतिक के नियम तथा सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिकता विधि के तात्विक लक्षणों में विद्वान समहित नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर की हम बात करते हैं। 48 वाले में कह रहा है साथियों कि प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुखों के साम्राज्य के अधीन कर रखा। यह कथन किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये साथियों ये कथन बेंथम महोदय के द्वारा कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, विधि की विश्लेषणात्मक शाखा के प्रवर्तन में से एक ब्रिटिश विधिशास्त्री बेंथम ने नैतिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में उपयोगितावाद सिद्धांत को लागू किया है। बेंथम ने उपयोगितावाद को सुख का पर्यायवाची मानते हुए उसे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर पर आधारित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति ने मानव को सुख और दुख को इतनी शक्तियों के साम्राज्य के अधीन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से किसने उपयोगितावाद का प्रतिपादन करता माना जाता है? तो ये बेंथम महोदय हैं और इन्हीं को माना जाता है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ द लेजिस्लेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? तो ये जेरमी बेंथम ने ये पुस्तक को लिखी है। साथियों जो भी क्वेश्चन था, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। साथियों ये पार्ट फर्स्ट में लेकर के आया हूँ अपने MCQ सेशन का। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली मोटिवेशनल आता है, पॉजिटिवली कमेंट आता है, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन भी लेकर के आऊँगा जो कि LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। साथियों अगर आप LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप सीरियस हो जाइए। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर आप एग्जामिनेशन देने चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ में ही आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही LLM एंट्रेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और साथ ही साथ CUET का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को अगर टारगेट कर रहे हैं तो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में LLM एंट्रेंस अगले ही मंथ सब कराया जाएगा। तो आप भी प्रिपेयर्ड रहें। आपको अगर किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में डर लग रहा है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत लग रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए आप करा दीजिए। मैं वो बेझिझक वो सब्जेक्ट मैं आपके लिए करा दूंगा जो कि आपके LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों मेरा मानना ये है कि आप इस सेशन को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी और याद करना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ UPPCSJ मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बिहार जुडिशरी से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, साथ ही साथ कहीं भी आपको इंटर्नशिप करना हो लॉ के फील्ड में तो आप उसके लिए भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अच्छा गाइडेंस कर दूंगा। साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।